हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन साइंस हब यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं मुकेश और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हम विज्ञान के कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। जो 50 प्रश्न आपको सीधे 2022 के मैट्रिक एग्जाम में दिखने को मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। इससे पहले हमारा जो 7 लेक्चर हो चुका है, अर्थात ये जो हमारा 8वां सेट है, तो पीछे के अगर 7 सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उसमें प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, उसमें जाके आप उन 7 सेट को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। ये है हमारा पहला प्रश्न। गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक होता है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा गाइज ये है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से और ऑप्शन डी सब प्रकार के दर्पण से। तो गाइज दूसरा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है इससे बराबर आकार का यानी जितना ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइज का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे आवर्धित अर्थात बड़ा तथा छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर और यह रहा हमारे सेशन का तीसरा प्रश्न। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी औंधा होता है। तो गाइज तीसरा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीधा होता है, अर्थात जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आप हमेशा रखेंगे कि ये उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। बढ़ते अपने चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभी द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो गाइज चौथा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पक्षमाभी द्वारा। गाइज ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है, अगर हमारा पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस सेशन को देख सकते हैं। बढ़ते अपने पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो पांचवा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैगनी। बैगनी रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे अधिक होता है। आपको ये बताना है कि जो प्रश्न पिछले सेशन में कर चुके हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और जितने रंग है उसकी अपेक्षा क्या होता है, ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी ज्यादा होता है, ऑप्शन सी कम होता है। ठीक है, बढ़ते अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा गाइज ये है कि स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रम जब हमको प्राप्त करना होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे। इसके लिए गाइज हमारा ऑप्शन है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो गाइज स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं, अर्थात अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा ये है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। तो गाइज ये प्रश्न तो हम पिछले सेशन में करा चुके हैं और इसका सही उत्तर होगा सातवां प्रश्न के लिए ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब आपको हम पहले ये बता दें कि ये प्रश्न का जो ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर होगा ये कैसे होगा। तो बताते हैं, हम बताए थे कि एक फार्मूला होता है P बराबर वी आई। हमको यहाँ निकालना है धारा, तो धारा होता है आई, तो आई बराबर होगा गाइज P बटा V और यहाँ P का मान है 100। ठीक है, और यहाँ पर मान है V का जो वोल्टेज होता है ये है 250। तो जब इसे भाग देंगे 250 से 100 में तो ये निकल के आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, बढ़ते हम अपने आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा ये है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, अर्थात कौन सा कण गतिशील रहता है, ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो आठवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिमान रहता है। बढ़ते हैं नौवां प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा ये है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इससे प्रयुक्त शक्ति क्या होगी, यानी इससे उपयुक्त शक्ति क्या होगी, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन डी 50 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। तो गाइज नौवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25 वाट। आपको हम ये बता दें कि एक पी बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बट्टा आर। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहले वोल्ट यहाँ पर
220 था, अब है 110। अगर इसको आधा करेंगे तो ऊपर वोल्ट का आधा होगा, तो आधा का स्क्वायर 1/4 होगा। तो पहले 100 वाट था, तो अभी 100/4 होगा। ठीक है, 100/4 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न 10वां की ओर। 10वां प्रश्न हमारा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। और 10वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिष्ट। ठीक है, बढ़ते अपने 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। तो गाइस ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में, लगभग प्रत्येक सेशन में जो अब हमारा लगभग 10 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आप हमारा पिछला सेशन देख रहे होंगे तो जरूर आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हम भी अब नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं और मेरा भी मार्क्स बढ़ने लगा है। तो गाइस 11वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फैराडे ने। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा यह है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत है यानी किस पे आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक प्रेरण पर, ऑप्शन डी प्रेरित चुंबकत्व पर। तो 12वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। ये हमारा है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो गाइस 13वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। बढ़ते 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा ये है कि और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो गाइस 14वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। यह है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। बढ़ते अपने 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न हमारा यह है कि एक उत्तम ईंधन है यानी कौन इसमें से उत्तम ईंधन है, अच्छा ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी जैव गैस। तो गाइस 15वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैव गैस। ठीक है, बढ़ते अपने 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा यह है कि जस्ता, ठीक है, तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो गाइस 16वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी H2। जस्ता यानी जेडन की अभिक्रिया जब हम तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो यहाँ पे बनता है ZnCl2 तथा H2। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17वां की ओर। 17वां प्रश्न हमारा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो कौन सा तत्व ये हो सकता है? ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ कर अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है और वह यौगिक वैसा होगा जो जल में विलय होगा। तो गाइस 17वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Ca जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और ये यौगिक जल में विलय होता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन ए NaOH प्लस HCl से है, NaCl प्लस H2, ऑप्शन बी NH4CNO से बना है, H2NCONH2, ऑप्शन सी 2KClO3 से 2KCl प्लस O2। ठीक है, ऑप्शन डी H2 प्लस I2 से 2HI। तो गाइस इसमें देख रहे हो कि अपघटन अभिक्रिया कौन है और इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अपघटित हो गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न हमारा यह है कि ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। प्रश्न है निम्नांकित में कौन लवण है, यानी अर्थात जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से साल्ट आपको चुनना है, लवण चुनना है कि कौन सा लवण है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4, ऑप्शन डी NH4OH। तो गाइस 19वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी K2SO4। बढ़ते अपने 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। देख रहे होंगे आप कितनी संख्या में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त है? ऑप्शन यानी किसी लाल, सॉरी फिर से हम दोहराते हैं क्वेश्चन को, किसी लाल तप्त आयरन पर जब हम जलवाष्प यानी जो ओस होता है उसको प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4, ऑप्शन डी FeS। तो गाइज 20वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। बढ़ते अपने 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा ये है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी 2.1 से 3.8, ऑप्शन डी 5.1 से 5.8। तो गाइज 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7.0 से 7.8। बढ़ते हैं 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है।
ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो गाइज 22वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट द्वारा शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। 23वां प्रश्न हमारा यह है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो गाइज 23वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। गाइज मानिए कि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, फिर भी अगर आपको ये पता है कि पारा, तांबा और एल्युमिनियम ये तीनों तो धातु है, हमको पूछता है धातु, तो धातु तो मात्र एक ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां प्रश्न हमारा यह है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। तो गाइस 24वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोल्डर। बढ़ते अपने 25वां प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न हमारा यह है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H6OH, ऑप्शन डी C2H2OH। तो गाइस 25वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी C2H5OH। बढ़ते 26वां प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C6H6 और ऑप्शन डी C3H8। तो गाइस 26वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C6H6। और आपको ये बता दें कि ये फार्मूला होता है बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। बढ़ते अपने 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, यानी 3 बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन आपको बताना है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H4, ऑप्शन डी C3H8। तो गाइस 27वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C3H4। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां प्रश्न हमारा कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी अपरूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है और इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्ग। उदर्ग स्तंभ होगा उसको वर्ग कहते हैं और क्षैतिज जो कतार होता है उसको आवर्त कहते हैं। आवर्त कहते हैं किसको? क्षैतिज वाला को। ठीक है, और उदर्ग वाला रहेगा तो उसको कहेंगे वर्ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 29वां की ओर। 29वां प्रश्न हमारा यह है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व के सदस्य हैं। ऑप्शन ए अम्लीय धातु, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी अक्रिय गैस, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो 29वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षारीय धातु। बढ़ते हैं 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न हमारा यह है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए हीलियम, सॉरी ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी Cl2। तो गाइस 30वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीलियम। बढ़ते 31वां प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न हमारा यह है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की तंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है ए, गाइज इसके लिए ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। तो गाइज इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र है जो हमारे शरीर में रहता है और ये उसका काम करता है जो हमारे शरीर में वैसे पदार्थ जिसका अब जरूरी नहीं है उसको शरीर से बाहर निकलता है। बढ़ते हैं 32वां प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न हमारा यह है कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पुनर्वशोषण, ऑप्शन बी निस्पंदन, ऑप्शन डी आस्तर, ऑप्शन डी अपोहन। तो 32वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपोहन। बढ़ते हैं 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न हमारा यह है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लीवर। ठीक है, लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप तो ये कहेंगे कि आप तो पिछला सेशन में ये बताए थे कि यकृत बताए थे, तो गाइज यकृत और लीवर दोनों एक ही होता है। आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में ऐसे ही आपको ऑप्शन बदल के दे सकता है। बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न हमारा ये है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी ये जो रोग है ये कैसे पनपता है। ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो गाइज घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। बढ़ते अपने 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न हमारा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी मटर में, ऑप्शन सी शैवाल में, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में। तो गाइज 35वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रा में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 36वां की ओर। 36वां प्रश्न हमारा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी अर्धपारगम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न हमारा ये है कि जीन शब्द किससे 37वां प्रश्न हमारा यह है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी ये कौन दिया था। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन डी मेंडल, ऑप्शन सी ग्रिफिथ। तो गाइज 37वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉनसन। जॉनसन जीन शब्द दिया था। बढ़ते अपने
38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न हमारा गाइज ये है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं ये किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। तो ये भी प्रश्न हमारा शायद सेट 2 में हो चुका है। इसके लिए ऑप्शन है ए सादा जल, ऑप्शन ए साफ जल, ऑप्शन बी गंदा जल, ऑप्शन सी मीठा जल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइज 38वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंदा जल। गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं। ठीक है, बढ़ते 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न हमारा कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी प्लास्टिक के बोतल। तो 39वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूखे घास के पत्ते। बढ़ते अपने 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न हमारा यह है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। तो गाइस 40वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्पादक। बढ़ते 41वां प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न हमारा यह है कि निम्नांकित में कौन पुनर्द्रुभवन का उदाहरण है, यानी पुनरुद्भवन का उदाहरण इसमें से कौन है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 41वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रा। हाइड्रा इसका उदाहरण है। बढ़ते हैं अपने 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न हमारा यह है कि तांबे, ठीक है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रहा है, यानी घूम रहा है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/4। तो गाइस 42वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आधा, अर्थात आधा चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा बदलती रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न हमारा यह है कि सल्फर परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो 43वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। बढ़ते हैं 44वां प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न हमारा यह है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो गाइस 44वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। आपको ये बता दें कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप देख रहे हो कि इसमें ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 45वां की ओर। 45वां प्रश्न हमारा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 45वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। ठीक है, दर्पण के सामने रहेगा तो ऋणात्मक और दर्पण के पीछे रहेगा तो धनात्मक। बढ़ते अपने 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न हमारा यह है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 46वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत से पीत रस स्रावित होता है। बढ़ते हैं 47वां प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न हमारा और दिन की तरह आपके लिए होमवर्क है। आशा करेंगे कि ये प्रश्न का आप उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लिस्मेनिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये रहा हमारा सेशन 8वां। और आपसे एक आग्रह करेंगे कि जो हमारा चैनल है ऑनलाइन क्लास, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दे तथा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, जिससे आपका हम मोटिवेशन मिलते रहे आपसे हमसे और नए नए वीडियो आपके लिए हम लाते रहे। आपको बगल में एक बेल आइकन का जो बटन दिख रहा होगा इसको जरूर दबा दें ताकि जब भी हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहे इसी तरह से तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस इस बार का हमारा मिशन है कि आपको 400 प्लस अंक हम दिलाने की कोशिश करें, तो आप तैयारी में लगे रहें और आशा करेंगे कि आपको जरूर 400 प्लस अंक आ जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से इस तरह से निरंतर प्रत्येक वीडियो देखते रहेंगे तो गाइज आपको हिंदी का भी वीडियो मिलने लगा हो तो हिंदी का वीडियो भी देखते रहें ताकि उसका भी प्रिपरेशन अच्छा से हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।